हेलो दोस्तों, इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, आज के हम अपनी इस वीडियो में मनोविज्ञान के नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत। इन सिद्धांतों में हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत पढ़ेंगे, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ेंगे, कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसी प्रकार 7 से 8 कुल महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इनको हम इन वीडियो के माध्यम से एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये सिद्धांत मैं पहले आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इन 8 सिद्धांतों में से हर वर्ष शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात ये पूरे 8 सिद्धांत आपके 2 अंक डिसाइड करते हैं। अगर आप इन 8 सिद्धांतों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इन सिद्धांतों का मतलब जान लेते हैं और इनकी अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं, तो आप 2 नंबर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अपने पक्के कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहला सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, वो है जीन पियाजे का सिद्धांत। हम जानेंगे जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कौन कौन से तथ्य दिए, कौन कौन सी बातें कही, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी बातों को कहा, कौन कौन से शब्द दिए, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्था बताई, उन अवस्थाओं के नाम जानेंगे, उन अवस्थाओं की विशेषताएं जानेंगे। इस प्रकार से जीन पियाजे के सिद्धांत से विभिन्न प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। चूँकि जीन पियाजे का सिद्धांत बड़ा ही व्यापक और बड़ा सिद्धांत है, इसको एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट नहीं पढ़ा जा सकता। चूँकि मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ, तो इस सिद्धांत को मैं 3 से 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और मेरा ये आपसे वादा है कि इन 4 से 5 वीडियो को देखने के बाद आपका जीन पियाजे का सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और पूरी तरीके से जीन पियाजे का सिद्धांत आपका क्लियर हो जाएगा। अब आज की वीडियो में केवल हम इतना जानेंगे कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी बातें कही थी और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कौन कौन से शब्दों का यूज किया था, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इन शब्दों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन शब्दों का भी मतलब पूछा जाता है, इन शब्दों के भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो मैंने बोर्ड पर जितना भी लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण मैटर है, इसको आप चाहे तो नोट्स बना ले, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आप चाहे तो मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको नोट्स बना के लिख भी सकते हैं। अब देख लेते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से फेमस है। तो आपको याद रखना है जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आजकल ये चीज़ें नहीं पूछी जाती मनोविज्ञान में कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस देश से संबंध रखता है और कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस सिद्धांत को किस सन में दिया। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आजकल परीक्षाओं में कंसेप्ट वाइज चीज़ पूछी जाती है, तो आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो देखते हैं पहली लाइन की जीन पियाजे ने क्या कहा। जीन पियाजे ने कहा, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है। इस लाइन का मतलब ये है कि बच्चे एक्टिव लर्नर है, बच्चे स्वयं से गतिविधि करके कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, स्वयं से गतिविधि करके अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान के निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है। नन्हे वैज्ञानिक, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, मिट्टी से वो खिलौने बना लेते हैं। कोई बच्चा मिट्टी से ट्रैक्टर बना लेता है, कोई बच्चे को आपने देखा होगा कि वो कागज़ से एरोप्लेन बना लेता है, कोई बच्चा कागज़ से जहाज या नाव बना देता है। तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, वो भी नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं। जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं उनकी तुलना में ये भी तो नई नई चीज़ों का आविष्कार ही कर रहे हैं, इसलिए इन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। तो जीन पियाजे का कथन ही है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है। ये आया हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। तो आपको याद रखना है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है। ये किसने कहा? ये जीन पियाजे ने कहा। इसके बाद हम अगला शब्द देखते हैं जो जीन पियाजे ने दिया। उस शब्द का नाम है अनुकूलन। अनुकूलन का आप इंग्लिश में जरूर अर्थ याद रखें। अनुकूलन को इंग्लिश में एडेप्टेशन कहते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अनुकूलन के मनोविज्ञान में 4 से 5 मतलब होते हैं, मतलब 4 से 5 इस शब्द के नाम होते हैं। इसको अनुकूलन भी कहते हैं और 3-4 नाम इसके होते हैं। तो वो नाम याद रखने में मुझे भी कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे मान लो अगर आप केवल अनुकूलन पढ़ के गए और अनुकूलन की परिभाषा आ गई पेपर में और ऑप्शन में अनुकूलन ही नहीं है
और अनुकूलन की जगह इसका ही दूसरा नाम दे रखा है, तो आप इस स्थिति में कंफ्यूज हो जाओगे तो उसका आंसर क्या है। इस वजह से आपको इस शब्द का इंग्लिश मीन याद करना ही पड़ेगा। अनुकूलन को एडेप्टेशन कहते हैं। अब एडेप्टेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन है। जैसा वातावरण होता है आप उस वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। जब बच्चा अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है या वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है तो उसको ही बोला जाता है अनुकूलन या एडेप्टेशन। इसके बाद जीन पियाजे ने एक अगला शब्द दिया, उसको बोला जाता है स्कीमा, SCHEMA, स्कीमा। अब देखते हैं स्कीमा क्या है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि स्कीमा क्या होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ सीधे और सही अर्थों में। वैसे तो किताबों में लिखा रहता है स्कीमा का मतलब होता है मानसिक संगठन या स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्कीमा क्या है। कि एक छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर जो भी ज्ञान होता है उसको ही बोलते हैं स्कीमा। अगर एक छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर कोई अनुभव होता है तो उसको ही बोलते हैं स्कीमा। जैसे कहने का मतलब ये है, एक छोटे बच्चे ने इस मार्कर को देखा है, अब वही जानता है कि ये मार्कर है, तो उसके दिमाग में इस मार्कर का क्या बना हुआ है, स्कीमा। स्कीमा क्या, इसको देखते बच्चा बोल देगा ये तो मार्कर है, यही बच्चे का क्या है, स्कीमा। तो स्कीमा का मतलब होता है बच्चे को अपने अनुभव के आधार पर किसी चीज़ के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, जो उसके दिमाग में उस चीज़ के बारे में जानकारी भरी रहती है, इसको ही बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा आपके अनुभव पर आधारित होता है। तो स्कीमा का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ। किसी भी चीज़ के बारे में बालक के मन में जो पूर्व में ज्ञान स्थित होता है उसको स्कीमा बोलते हैं, और स्कीमा का निर्माण बालक अनुभव के आधार पर ही करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्कीम्स क्या है। स्कीम्स वो होती है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, या जिन चीज़ों को हम बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं उसको स्कीम्स कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो अपने जूते पहनता है सुबह, तो वो उनकी बंदी बांधता है तो वो बड़ी आसानी से बांध लेता है, इसको ही बोलते हैं स्कीम्स। क्योंकि उसको डेली उसके अभ्यास में होता है कि मुझे शूज की जो बंदी है वो कैसे बांधनी है। जैसे बच्चे को स्कूल जाना है तो वो अपने कंधे पर बैग को आसानी से टांग लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट है, उसकी आदत में ये काम। तो जिन काम को आप बड़ी ही आसानी से कर लेते हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्कीम्स कहलाती है। आया समझ में? तो अनुकूलन, स्कीमा और स्कीम्स, ये तीनों शब्द जीन पियाजे ने दिए। इन शब्दों के मतलब क्या होते हैं आपको याद होने चाहिए। स्कीमा पे तो अनगिनत क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद देख लेते हैं आत्मसातीकरण, और एक देख लेते हैं समायोजन, जिसे समाविष्टीकरण कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये हिंदी वाले नाम आप कतई याद ना रखें। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, फिर भी मैं हिंदी वाले नाम याद नहीं रखता। जिस प्रकार से समायोजन के ये 2 नाम दे रखे, इसी प्रकार से इसके 3-4 नाम हो रहे, तो वो याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मसातीकरण के भी 3 से 4 नाम है, वो भी याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इससे बचने का एक उपाय ये है कि आप इनके इंग्लिश नाम याद कर लें। कि आत्मसातीकरण को बोला जाता है एसेसिमिलेशन और समायोजन को बोला जाता है अकोमोडेशन। तो हम ही देखेंगे कि जीन पियाजे ने जो असिमिलेशन दिया और अकोमोडेशन दिया, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। पहले हम देखते हैं असिमिलेशन क्या होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि असिमिलेशन क्या होता है। देखिए असिमिलेशन क्या होता है। मान लो किसी बालक के मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई स्कीमा पहले से है, अगर वो उस स्कीमा में कोई नई चीज़ को जोड़ देता है, नई जानकारी को जोड़ देता है, इसको ही बोला जाता है एसिमिलेशन, यानी आत्मसातीकरण। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको एग्जांपल से ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आप एक एग्जांपल ऐसे सोचिए कि एक 3 साल का बालक है, एक 3 साल का बालक है, उसके घर में एक कुत्ता है। एक 3 साल का बालक है, उसके घर में एक कुत्ता है, और जब वो बालक उस कुत्ते के साथ खेलने लग जाता है तो वो बालक पहचान जाता है कि भाई ये कुत्ता है। बालक को नाम भी पता चल गया कि ये जानवर क्या है, कुत्ता है। अब एक दिन क्या करता है, बालक अपने पापा के साथ सुबह घूमने निकलता है। जब बालक अपने पापा के साथ सुबह घूमने निकलता है और जब वो पार्क में घूम रहा होता है तो उसे एक छोटी सी बिल्ली दिख जाती है पार्क में। अब बालक के सामने पहली बार वो बिल्ली आई तो बालक क्या सोचता है, अरे इसके 4 पैर हैं, और वो सोचता है मेरे घर में जो कुत्ता है उसके भी 4 पैर हैं। बालक सोचता है इसके तो पूँछ भी है, और बालक सोचता है कि मेरे घर में जो कुत्ता है उसकी भी पूँछ है। बालक उस बिल्ली को देख के सोचता है यार इसकी तो 2 आँखें भी है, और बालक सोचता है मेरे घर में जो कुत्ता है उसकी भी 2 आँखें हैं। और बालक सोचता है कि जो बिल्ली इस तरीके से चल रही है, इसी तरीके से मेरे घर में जो कुत्ता चलता है।
अब बालक क्या सोचता है कि जो मेरे घर में कुत्ता है ये भी कुत्ता है, तो वो बिल्ली को देखकर भी क्या समझ लेता है, कुत्ता। तो उसने नई जानकारी जोड़ ली क्या, कि छोटे कद की ये जो बिल्ली है ये भी कुत्ता है। तो उस बालक ने उस बिल्ली को ही कुत्ता समझ लिया। इसको ही बोला जाएगा असिमिलेशन। मतलब वो अंतर नहीं कर पाया सही तरीके से कि भाई बिल्ली अलग होती है और कुत्ता अलग होता है। तो भाई उस बालक ने क्या करा, आत्मसातीकरण कर लिया, असिमिलेशन कर लिया। ठीक है, इसको ही बोला जाता है स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना या ऐड करना। इस शब्द को याद रखना, कई बार पूछा गया है। स्कीमा में कोई चीज़ को आप जोड़ते हो या ऐड करते हो, वही क्या कहलाता है, असिमिलेशन। मैं एक और एग्जांपल से इसको आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी बालक को आप एप्पल खिलाते हो, किसी बालक को आप एप्पल खिलाते हो। अब जब वो बालक एप्पल को देखता है, खाता है, तो वो उसके अनुभव में आ गया। तो बालक कहता है ये तो एप्पल है, ठीक है। एक दिन उसके पापा घर पर क्या ले आते हैं, अमरूद ले आते हैं। अब बालक देखता है अमरूद भी गोल गोल है, ये भी एप्पल हो सकता है। तो बालक बोल देता है ये अलग कलर का एप्पल है, ये हरे कलर का एप्पल है। उस अमरूद को देखकर बालक क्या बोलता है, ये तो हरे कलर का एप्पल है। इसका मतलब ये है उस बालक ने उस अमरूद को ही क्या समझ लिया, एप्पल समझ लिया। इसको ही बोलते हैं आत्मसातीकरण। उसने अपनी नई स्कीमा में नई जानकारी जोड़ ली क्या, कि एक तो मेरे पापा लाल वाला एप्पल लाते थे, ये वाला कौन सा एप्पल हो गया, नीला हरा वाला एप्पल। तो उसने अपने स्कीमा में नई जानकारी जोड़ ली है कि ये भी एप्पल है। तो ये क्या हो गया आपका, असिमिलेशन। इसके बाद देखते हैं समायोजन, समाविष्टीकरण या अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन का मतलब देखो आप इस तरीके से जानो कि वही बालक, उसके घर में कुत्ता है, वो कुत्ते के साथ खेल रहा है, उस बालक को पता है कि ये कुत्ता है। अब क्या करता है वो बालक, पार्क में जाता है और अपने पड़ोसी की बिल्ली को देखता है। अब बालक देखता है कि यार इसकी भी 4 टांगें, मेरे कुत्ते की भी 4 टांगें, इसकी भी 2 आँखें, मेरे कुत्ते की भी 2 आँखें। लेकिन बालक यहाँ पर एक छोटा सा माइनर अंतर पकड़ लेता है कि कुत्ता तो भों भों करके भौंकता है, लेकिन जो बिल्ली थी वो म्याऊं कर रही है। तो बालक ही समझ जाता है कि अगर ये कुत्ता होता तो ये भी भों भों कर रही होती, लेकिन ये तो म्याऊं कर रही है। तो बालक क्या कहता है, नहीं यार ये कुत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कुत्ता होता तो ये भों भों करती, लेकिन वो तो बिल्ली है, वो तो म्याऊं कर रही। तो बालक कहता है नहीं, मेरे घर पे जो है वो तो कुत्ता है, लेकिन ये कोई और सा जीव है। तो वो बालक अपने पापा से पूछता है, पापा ये कौन है। तो पापा बताते हैं कि बेटा ये बिल्ली है। तो बालक समझ जाता है कि भाई ये बिल्ली है और वो कुत्ता है। तो उसको दोनों जानवरों में अंतर पता चल गया। तो कहने का मतलब ये, बालक ने अपने स्कीमा में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, चेंज कर लिया, संशोधन कर लिया। कौन से स्कीमा में परिवर्तन कर लिया, कि पहले उसके दिमाग में ये था कि ये कुत्ता है, और उस बिल्ली को देखकर उसने क्या सोचा, नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो उन दोनों में उसने क्या कर लिया, अंतर कर लिया, परिवर्तन कर लिया, चेंज कर लिया, संशोधन कर लिया। इसको ही बोला जाता है अकोमोडेशन। देखिए साइकोलॉजी में इसकी परिभाषा क्या है, स्कीमा में परिवर्तन करना, संशोधन करना, बदलाव करना या चेंज करना क्या कहलाता है आपका, अकोमोडेशन। बालक ने जब बिल्ली को देखा तो उसने क्या बोला, बिल्ली बिल्ली अलग है और कुत्ता क्या है, अलग है। दोनों में परिवर्तन कर लिया, संशोधन कर लिया अपने स्कीमा में। संशोधन कर लिया मतलब उसने ये नहीं बोला कि ये भी कुत्ता ही है, उसने संशोधन करा, नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये तो बिल्ली है, दोनों अलग अलग जानवर है। तो जब आप स्कीमा में संशोधन कर लेते हो, स्कीमा में परिवर्तन कर लेते हो, स्कीमा में चेंज कर लेते हो और स्कीमा को बदल लेते हो, ये तो क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। जब आप स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ देते हो तो वो क्या कहलाता है, असिमिलेशन। आई होप आपको ये दोनों वर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। अब मैं बताता हूँ, एक प्रश्न पूछा गया है असिमिलेशन से। ये प्रश्न आया हुआ है DSSB में कि एक बालक जामफल को देखकर, अमरूद को देखकर कहता है कि ये तो एप्पल है। एक बालक अमरूद को देखकर कहता है ये तो एप्पल है। तो ये किसका उदाहरण था, ऑप्शन 4 होते, ये ऑप्शन 4 होते। तो वो बालक क्या कर रहा है, अमरूद को ही एप्पल समझ रहा है। मतलब क्या है, स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ रहा है, तो उसको अंतर करना ही नहीं आ पा रहा। इसको बोलेंगे आत्मसातीकरण, असिमिलेशन। तो ये चारों आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं साम्य धारणा क्या है। साम्य धारणा की भी आप इंग्लिश ही याद रखें, इक्विलिब्रेशन बोला जाता है। साम्य धारणा को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो असिमिलेशन होता है और जो अकोमोडेशन होता है, इन दोनों के मध्य जब बालक संतुलन स्थापित कर लेता है, इसको ही बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब ये हुआ एक तरीके से कि बालक ने कुत्ता अपने घर में, जो उसके बालक में घर में छोटा कुत्ता था, उसने उस कुत्ते को तो देख लिया कि मेरे पास ही कुत्ता है। अब बालक बाजार गया तो उसने जर्मन शाफर्ड दूसरी नस्ल के कुत्ते को देख लिया। उसके घर में, जो बालक के घर में जो कुत्ता था वो पपी था, छोटा वाला। अब बालक बाहर घूमने गया तो उसने दूसरे नस्ल के बड़े कुत्ते जर्मन शाफर्ड को देखा। जब उस बालक ने जर्मन शाफर्ड को देखा तो उसने कहा यार ये तो बड़ा वाला कुत्ता लग रहा है। तो वो बालक सोचने लगा कि कुत्ता है कि कुछ और है।
तो वो बालक क्या है, उस पर पत्थर मारता है कुत्ते पे, तो वो कुत्ता क्या है, जर्मन शेफर्ड भौंकता है भौं, तो बालक समझ जाता है अरे यार ये तो कुत्ता ही है, ये भी भौं कर रहा है और हमारे घर में जो कुत्ता था वो भी भौं कर रहा है, तो ये दोनों ही कुत्ते हैं। तो बालक ने क्या अंतर कर लिया, बस ये कि बड़ा वाला कुत्ता है वो छोटा वाला कुत्ता है, ठीक है। तो बालक ने ये भी पहचान लिया कि वो कुत्ता है, लेकिन आगे जाकर उस बालक को गाय मिल गई, आगे जाकर उस बालक को गाय मिल गई, तो बालक ने देखा अरे इसके तो सींग आ रहे और ये तो हमारे कुत्ते से भी काफ़ी बड़ी है, इसकी तो हाइट भी ज़्यादा है और ये तो कुत्ते की तरह भौंकती भी नहीं है। तो बालक ने बोल दिया ये कुत्ता नहीं है, ये तो कोई और जानवर है। तो बालक कुत्ते की प्रजातियां पहचानने लग गया, मतलब नई चीज़ों को जोड़ने भी लग गया है, वो नई जानकारी जोड़ने भी लग गया है और अपनी जानकारियों में संशोधन भी करने लग गया है। इसको ही बोला जाता है साम्य धारण। साम्य धारण मतलब इक्विलिब्रेशन। जब बच्चा असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में संतुलन स्थापित कर लेता है तो उसको ही बोला जाता है साम्य धारण। आई होप आपको साम्य धारण शब्द का मतलब भी अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने किस पर प्रयोग करे थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो इन्होंने अपने स्वयं के तीनों बच्चों पर प्रयोग करे थे, लोरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जीन पियाजे ने किन पर प्रयोग किया था, तो उसका आंसर था स्वयं के बच्चों पर। अब अगला प्रश्न ये आने की संभावना है कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, उन बच्चों के नाम क्या है, तो लोरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन। देखिए वो लाइन यहाँ लिखी है कि जीन पियाजे ने स्वयं के 3 बच्चे लोरेंट, ल्यूसीन तथा जैकलिन पर प्रयोग किया था। इसके बाद अगली लाइन देख लेते हैं। जीन पियाजे बालक के संज्ञानात्मक विकास में वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। जीन पियाजे बोलते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास में एटमॉस्फेयर, वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक वातावरण से ज़्यादा सीखता है, खुले वातावरण में बालक ज़्यादा सीखता है। तो वातावरण को कौन महत्वपूर्ण मानता है, अपने जीन पियाजे वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद अगली लाइन लिखी हुई है, जीन पियाजे को व्यक्तिगत निर्मितवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ पर आप फिलहाल इस लाइन को भी एक तरीके से याद रख सकते हैं कि जीन पियाजे को व्यक्तिगत निर्मितवाद का जनक कहा जाता है। इस लाइन को मैं जब निर्मितवाद टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब आपको उसमें डिटेल से बताऊंगा कि सामाजिक निर्मितवाद के जनक किसे कहा जाता है, मौलिक निर्मितवाद के जनक किसे कहा जाता है। इसी प्रकार से अभी आपको ये याद रखना है कि व्यक्तिगत निर्मितवाद का जनक किसे कहा जाता है, जीन पियाजे को कहा जाता है। निर्मितवाद क्या होता है, निर्मितवाद मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, संरचना के आधार पर सीखता है, एक्टिविटी के आधार पर सीखता है, उसको ही बोलते हैं निर्मितवाद। और जबकि निर्मितवाद जब टॉपिक आएगा तब उसको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत निर्मितवाद का जनक किसे कहा जाता है, जीन पियाजे को। ये लाइन मैंने इसलिए यहाँ लिखा दी क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो जीन पियाजे को क्या और कहा जाता है वो और लिखा दिया। इसके बाद देखते हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई है। ये प्रश्न भी यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कौन सी 4 अवस्थाएं बताई है या कितनी अवस्थाएं बताई है। तो आपको याद रखना है 4 अवस्था बताइए। कल की हमें वीडियो में अगली वाली जो जीन पियाजे का पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी 4 अवस्थाएं बताइए। अब क्या होता है, इन 4 अवस्थाओं के आपको नाम तो याद रखने ही है, उन 4 अवस्थाओं के भी सब पार्ट्स है, उपभाग है, उनके नाम भी याद रखने हैं। और इन अवस्थाओं की विशेषताओं को भी आपको डिटेल में पढ़ना है कि कौन सी अवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाएगी, जहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जीन पियाजे का आज ही पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इससे संबंधित, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर डालिएगा या लिखिएगा। मैं उस डाउट को देखकर, आपका डाउट पढ़कर उसका हल निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप ये महत्वपूर्ण सिद्धांत का पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में आपका काम का लगा और ये आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ना दबाना भूलें। इस वीडियो को आपने देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।